हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। हमने किस्सा गौतमी की स्टोरी की बात कर ली थी कि बुद्धा ने किस तरीके से उनको ये समझाने की प्रयास करा कि डेथ जो है वो एक इनएविटेबल सर्कमस्टांस है। अब हम लोग जंप करते हैं उपनिषद की टॉपिक की तरफ। जिस टाइम पर बुद्धा लोगों को सिखा रहे थे, इसी टाइम के आसपास या थोड़ा सा इससे पहले दूसरे जो थिंकर्स थे वो भी कुछ कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कई लोग इस चीज़ को बारीकी से परखना चाहते थे, जानना चाहते थे इसके बारे में, क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन संभव है। दूसरे ये जानना चाहते थे सेक्रीफाइसेस हम लोग परफॉर्म ही क्यों करते हैं, इससे हो क्या जाएगा। कुछ जो और थिंकर्स थे वो ये मानते थे, उनका ये मानना था कि इस यूनिवर्स में कुछ तो पक्का परमानेंट है कि जो मृत्यु के बाद भी रहेगा। तो वो इसको बोलते थे कि आत्मा का कंसेप्ट होता है और आत्मा इंडिविजुअल सोल है। इसके अलावा एक है परमात्मा जो है ब्रह्मांड, यूनिवर्सल सोल। तो वो ये मानते थे अल्टीमेटली आत्मा और परमात्मा का, ब्रह्मांड का मिलन होता ही है किसी ना किसी टाइम पर। यानी कि लाइफ आफ्टर बर्थ का कंसेप्ट के बारे में कई लोगों का ये मानना था कि हाँ ये चीज़ होती है। बड़े सारे इनके जो आइडियाज़ थे, ऐसे थिंकर्स के आइडियाज़ को रिकॉर्ड करा गया उपनिषद्स में। ये उपनिषद जो हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। जैसा कि हमने तमिलनाडु में जब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखा था तो उसके अंदर हमने उपनिषद, पुराण और ये सब देखा था। तो लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। इससे जो सुनते थे उपनिषद को, जो सुनते थे वो जनरली स्टूडेंट्स होते थे। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में वाद संवाद होता था, कॉन्वर्सेशन होती थी। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद में करा ही ये जाता था कि ये डायलॉग की, सिंपल डायलॉग की फॉर्म में प्रेजेंट करे जाते थे। ऐसे ही लिखे गए हैं। बड़े सारे जो उपनिषदिक थिंकर्स हैं ये मर्द थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजास। ओकेजनली ऐसा नहीं था कि कोई भी विमेन थिंकर्स नहीं थे। एक विमेन थिंकर का जिक्र भी है उपनिषद में जिसका नाम है गार्गी। ठीक है। अब अगर डीयू में कोई गार्गी कॉलेज से बिलोंग करता तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि गार्गी नाम कॉलेज का कैसा है। जैसे जो लेडी श्री राम से बिलोंग करते हैं तो टीना डाबी से पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि लेडी श्री राम कौन थी, इंटरव्यू में पूछा गया था। तो हु वॉज फेमस फॉर अ लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स एंड इन रॉयल कोर्ट्स। जो गरीब लोग थे वो रेयरली इन डिस्कशंस का पार्ट थे। एक फेमस एक्सेप्शन यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं था कि हर एक गरीब को निकाल दिया जाता था। सत्यकामा जबाला, इसका नाम इसकी मम्मी के नाम पे रखा गया जो कि एक स्लेव वेमेन थी, जबाली। सत्यकामा जबाला, जबाली से इसका नाम रखा गया बेटे का। इसकी एक बहुत दिली इच्छा थी कि रियलिटी के बारे में जाने कि रियल क्या है, जीवन का अस्तित्व क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है। तो इसको एक ब्राह्मण टीचर गौतम ने, ये इसको गौतम बुद्ध मत समझना, गौतम एक टीचर थे कोई, उन्होंने सत्यकामा जबाला को अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। बड़े सारे जो आइडियाज है उपनिषद में, ये बाद में और भी थिंकर्स ने इसको प्रचलित करा, जैसे शंकराचार्य। ठीक है। अब डायलॉग की फॉर्म में है अगर ये उपनिषद, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक डायलॉग की फॉर्म में एक स्टोरी देखते हैं, द वाइस बैगर। यानी कि एक दिमाग से चलने वाला गरीब व्यक्ति, लेकिन दिमाग का यूज़ करके किस प्रकार से उसकी आर्गुमेंटेटिव पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो कितनी है। तो गरीब होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। आप चालाक भी हो सकते हो अगर आप गरीब हो। ये डायलॉग है जो कि एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है फ्रॉम वन ऑफ द फेमस उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद के भी बड़े सारे प्रकार होते हैं, जैसे मुंडका उपनिषद जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया।
एक आपको ये पता लग गया छांदोग्य उपनिषद। दो क्या कह सकते हो आप ऋषि मुनि बैठे हुए थे जो कि भगवान की आराधना कर रहे थे। एक का नाम था शौनक, दूसरे का नाम था अभिप्रातेन। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ये आराम से बैठे और खाने के लिए बैठे। जैसे ही खाने के लिए बैठे एक भिखारी इनके पास आता है और बोलता है कि अपना कुछ खाना मुझे दे दो। तो शौनक बोलता है हम एक अन्न भी तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें नहीं दे सकते। तो बैगर ये पूछता है कि पढ़े लिखे ज्ञानी साधु व्यक्ति जी, आप मुझे ये बताइए कि आप आराधना अभी कुछ टाइम पहले किसकी कर रहे थे? तो अभिप्रातेन रिप्लाई करता है इतने में कि हम लोग भगवान को पूज रहे थे। तो बैगर कहता है इसका मतलब ये है कि आप जानते हो कि यूनिवर्सल सोल जो है, भगवान जो है, वो दुनिया में सबका पेट भरते हैं। तो दोनों ऋषि कहते हैं अभिप्रातेन और शौनक हाँ बिल्कुल। तो अगर भगवान इस संसार का पेट भरते हैं तो वो मेरा भी भरेंगे। क्या मैं इस दुनिया का पार्ट हूं? भिखारी ने पूछा। ठीक है, यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, और बोलता उनसे बिल्कुल सच बोलना। लेकिन इस टाइम पर वो बहुत चक्के रह गए कि ये शायद से खाना वगैरह बनाने के लिए कुछ ऐसी रणनीति रच रहा है। तो सेजेस से कहता है, यानी दोनों ऋषियों से कहता है ये भिखारी कि तुम मुझे, मैं भी इस दुनिया का पार्ट हूँ, जिस दुनिया को भगवान ने बनाया, तुम उसका पेट भर रहे हो जो कि सबका पेट भरता है। तो उसने बातों को कुछ ऐसा घुमाया और एंड में कहता है कि तुम मुझे खाना ना देकर उस भगवान को खाने के लिए डिनाई कर रहे हो। तो सेजिस रिलाई करते हैं कि आप बैगर जो है वो सही बोल रहा है और अपना फूड उसके साथ शेयर करते हैं। तो निकला ना ये वाइस ज्ञानी बुद्धि वाला भिखारी। एक क्वेश्चन आपको फिल्म्स के अंदर आ सकता है, वैसे हम डिटेल में इसके बारे में, इस पर्सनैलिटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पनिनी द ग्रामेरियन। ये एक ऐसा टाइम था जब स्कॉलर्स जो थे वो बड़े सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको एंशिएंट इंडिया में। एक फेमस स्कॉलर ऐसी था पनिनी, जिसने संस्कृत के लिए ग्रामर प्रिपेयर करी थी। इसने वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करा था और कुछ फॉर्मूले बनाए थे जो कि एल्जेब्रा में देखने को मिलते हैं। ये रूल्स लिखता था लैंग्वेज के शॉर्ट फॉर्मूले के अंदर। लगभग 3000 कुछ ऐसे रूल्स इसने डेवलप करे थे, कुछ ऐसे फॉर्मूले डेवलप करे थे। तो संस्कृत की ग्रामर को डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन था? अगर आपसे पहले इसमें कुछ ना है तो वो था पनिनी। अब बुद्धिज्म को हमने देख लिया, उपनिषद को देख लिया। अब बात करते हैं जैनिज्म की। जैनिज्म को फाउंड करने वाले वर्धमान महावीरा नहीं थे, क्योंकि जैनिज्म उनसे कई साल पहले फाउंड हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैना टीचर्स को हम लोग बोलते हैं तीर्थंकार। तो लास्ट और 24वें तीर्थंकार जैनिज्म के अंदर थे वर्धमान महावीरा, जिन्होंने अपना मैसेज आज से 2500 साल पहले पहुंचाया संसार को। ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे गौतम बुद्ध की तरह। ये लिच्छावी ग्रुप से बिलोंग करते थे। जैसे गौतम बुद्ध का परिवार जो था वो साक्य क्लैन का पार्ट था, ये लिच्छावी ग्रुप का पार्ट थे। और ये लिच्छावी जो ग्रुप था वो वज्जी संघ का पार्ट था। ठीक है, 30 की उम्र में लगभग इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और जंगल में जाके सन्यासी बन गए। 12 साल तक एक अकेली और कठिनाई भरी जीवन बिताने के बाद इन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन करी, जस्ट लाइक गौतम बुद्ध। इन्होंने सिंपल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया। इनकी सिंपल डॉक्ट्रिन थी, मर्द और औरत जो हैं, जो कि जीवन के सच्चाई को जानना चाहते हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अहिंसा का पालन उनको करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना या मारना नहीं है। भोजन के तौर पर अगर आप किसी एनिमल को खाना चाह रहे हो तो ये सब गलत है। गलती से चींटी वगैरह भी आपके पैर के नीचे नहीं बननी चाहिए। सारे बीइंग महावीरा के अकॉर्डिंग वो जीने के लिए बने हैं। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, सबके लिए ज़िंदगी प्यारी है। तो आप किसी की ज़िंदगी उनसे छीनो मत, क्योंकि आपके पास अगर बल है, फॉर एग्जाम्पल किसी मछली या मुर्गी को मार के काट के खाने का, जस्ट बिकॉज वो आपसे बदला नहीं ले सकती है, उसमें इतना बल नहीं है,
तो उसको ऐसा मत समझो कि उसको ज़िंदगी प्यारी नहीं है, उसको भी ज़िंदगी प्यारी है उतनी ही कि जितना आपका सगा जब कोई मर जाता है तो आपको दुख होता है, या आप जब हर्ट होते हो तो आपको दुख होता है, ऐसे ही उस जीव जंतु को भी जब हानि पहुंचती है तो उसे दुख होता है। ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो महावीरा की टीचिंग्स को समझ सकते थे और उनके फॉलोअर्स को भी, बिकॉज ये भी लोगों की कॉमन भाषा में उनसे बात करते थे। प्राकृत की इस टाइम पर बड़ी सारी फॉर्म्स थी जो कि कंट्री के अलग अलग रीजन्स में यूज़ होती थी, और प्राकृत का नाम जिस रीजन में बोली जाती थी उसके नाम पे रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मगध में प्राकृत लैंग्वेज बोली जा रही है तो यहाँ पर लैंग्वेज बन जाती थी मगधी। जो महावीरा के फॉलोअर्स थे उनको बोला गया जैना, और इनको बोला जाता था कि तुम्हें बहुत सिंपल लाइफ बितानी है, तुम्हें अपने खाने का इंतज़ाम मांग कर करना है, बेगिंग करके। बेगिंग हमेशा भीख मांगना नहीं होता, बेगिंग का पर्पस ये होता है कि आप ना, जैसे जैनिज्म की टीचिंग का एक पार्ट है, आप मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स का त्याग करो, मेटेरियलिस्टिक जो स्टफ्स हैं आप उनको छोड़ दो। तो जैसे फूड है, आप इसमें भी बिलीव मत रखो, यानी कि आप कलेक्शन में बिलीव मत रखो, ठीक है, आप उसको छोड़ो और अपने खाने का इंतज़ाम मांग कर करो। इनको पूरा ईमानदार रहने को बोला गया, और ये बोला गया कि चोरी चकारी बिल्कुल भी मत करना, और इनको एक्सट्रीम सेलिबेसी ऑब्जर्व करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि सेक्सुअल थॉट्स के बारे में सोचना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज भी नहीं होना है, और मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। यहाँ पर भी दो ग्रुप बढ़ जाते हैं जो कि ये कहते हैं कि यार कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, सर्दियाँ वगैरह आएगी, या फिर अगर कोई औरत जो है वो जैनिज्म का पार्ट बनना चाहती है तो वो थोड़ी ना कपड़े उतार कर वो बैठ जाएगी, एक मर्यादा भी होती है हर किसी की, मर्द और औरत की। तो इसमें भी दो ग्रुप्स बन गए थे, एक दिगंबर यानी कि न्यूड, और दूसरे थे श्वेतांबर, वाइट क्लैन वाले लोग, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वेमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनमें से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स का पालन, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपको बताया था कि वो जैनिज्म करते थे। जैनिज्म के रूल जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से सक्सेसफुल हो भी नहीं पाया। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ा जैना की टीचिंग्स को सीखने के लिए और आगे लोगों को सिखाने के लिए, ताकि सबको और इनको खुद को भी एक नई जिंदगी और उसमें एक टीचिंग मिले। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोस्त, जो कि जैना मंक्स नहीं बनना चाहते थे, तो वो ये कहते थे मंक को सपोर्ट करेंगे, मंक्स और नन्स को सपोर्ट करेंगे, और उनको खाना वगैरह या फिर मोनेस्ट्रीज या फिर केव्स वगैरह जहाँ पर भी रुकने का अंदर वो इंतज़ाम करना है। जैसे बारिश के दिनों में बुद्धिस्ट और जैना मंक्स ट्रैवल नहीं करते थे, वो किसी गुफा वगैरह में मोनेस्ट्रीज में रुक जाते थे। तो जो लोकल ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और राजा वगैरह या रानियाँ होते थे वो इनके रुकने का इंतज़ाम करवाते थे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीरा दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे। कंटेम्प्ररी का मतलब ये होता है, अगर आपके फॉर एग्जांपल दादाजी इस टाइम पे या नानी नाना कोई भी जिंदा है तो आप उनके कंटेम्प्ररी हो, यानी कि जिस टाइम पर आप जीवित हो तो वो भी अगर जीवित हैं तो उसको कहते हैं दोनों एक टाइम पर सेम एरा में एक सेम टाइम पर दोनों रह रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा है, सुना है, इसको कहते हैं कंटेम्प्ररी। तो गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीरा एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे। मिले थे कि नहीं मिले थे इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है। जैनिज्म वॉज मेनली सपोर्टेड बाय ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। फार्मर्स जिनको इंसेक्ट मारना पड़ता था अपनी फसलों को बचाने के लिए, अब ऐसे रूल्स इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल थे फॉलो करना। तो अगर आपको यह है ना कि जैनिज्म इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया या फिर जैनिज्म का डिक्लाइन क्यों होने लग गया था, तो आप इस प्रकार की एग्जाम्पल देकर अपनी बात को प्रूव कर सकते हो। एक किसान जिसको कीटनाशक का इस्तेमाल कर कर अपने खेतों में से कीड़ों को मारना है, तो वो कैसे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर सकता है। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म नॉर्थ इंडिया के वेरियस पार्ट्स में फैला, लाइक गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। जो टीचिंग्स थी महावीरा की और उनके फॉलोअर्स की, वो बड़े सारे सालों तक तो ओरली ट्रांसमिट होती रही, ठीक है। बाद में इनको लिखा गया, और ये जो बुक्स है ना बुद्धिज़्म और जैनिज्म की, तमिलनाडु की आप लेक्चर देखना, उसमें आपको दिख जाएगा, उसके अंदर बॉक्सेस बना कर उन्होंने दे रखा है।
और ये प्रेजेंटली जो वर्धमान महावीरा की जो टीचिंग्स तो लिखी गई, प्रेजेंटली ये गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहाँ पर मोनास्ट्रीज लाइब्रेरीज के अंदर ये प्रिजर्व है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। जैना का मतलब होता है, जैना टर्म आया है जिना वर्ड से, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। तो राइटर हमसे ये पूछ रहा है कि वाई डू यू थिंक द टर्म जिना वॉज यूज फॉर महावीरा, यानी कि यहाँ पर किसकी कॉन्कर करने की बात चल रही है, किसको? दुनिया को तो कॉन्कर करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो सब कुछ छोड़ चुके हैं, और रूलर या एम्परर बनने की या क्रूर शासक बनने की कोई इनकी दिली इच्छा नहीं है। कॉन्करर मतलब किसके ऊपर कंट्रोल, किसके ऊपर, यानी कि यहां पर इसका मतलब है जिस इंसान ने अपने आप को अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी डिजायर्स के ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपने आप को समझ लिया, अपनी लाइफ को समझ लिया, अपने आप को कॉन्कर कर लिया, जिसने, जो सेल्फ कॉन्करर बन गया, वो मतलब दुनिया में हर चीज को कॉन्कर कर सकता, क्योंकि वो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करने जानता है, तब तो दूसरों को कंट्रोल कर भी पाएगा। फिर बात करते हैं संघ की। बोथ महावीर और बुद्धा ये मानते थे कि ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज, क्योंकि घर परिवार का जो सुख है ना, वो हमेशा आपके अंदर एक लगाव, एक डर, एक इच्छा, एक अटैचमेंट डीप हमेशा करके रखेगा। डीएनए के सुख और दर्द से आप कभी भी वंचित नहीं रह पाओगे अगर आप घर में रहते हो। तो ट्रू नॉलेज अगर गेन करनी, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो कहते थे असल नॉलेज अगर प्राप्त करनी है तो घर छोड़कर, घर परिवार छोड़कर सन्यासी बनकर वो ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकती है। तो ऐसे लोग जो घर परिवार को छोड़कर आ जाते थे, तो बुद्धा और महावीर इनको अपने साथ रखते थे एक संघ में। संघ कुछ नहीं था, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देखा, ये एक एसोसिएशन था जो कि घर लोग छोड़कर आ जाते ताकि इनके नई दिशा दिखाई जाए, कॉमन टीचिंग दी जाए, इन टीचिंग्स को प्रीच करा जाए, मोनेस्ट्रीज वगैरह में बैठकर मेडिटेशन करी जाए। जो रूल्स होते थे बुद्धिस्ट संघ के, इसको एक बुक में लिखा गया है विनय पिटक के अंदर। बुद्धा की बुक्स को 3 बास्केट के अंदर अरेंज करा जाता है, इसको कहते हैं 3 बास्केट बुक्स। एक होती है सुत्त पिटक, एक होती है जैसा कि यहाँ नीचे आपको दिख रहा है विनय पिटक, और एक होती है अभिधम पिटक। पिटक का मतलब होता है रूल्स। विनय पिटक के अंदर जैसे बुद्धिस्ट संघ के रूल्स हैं, ऐसे ही सुत्त पिटक के अंदर किसी मोनेस्ट्रीज के रूल्स, अभिधम के अंदर लाइफ को रूल्स, ये मैं बता दूंगा सर आपको। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना, ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, पक्का बन सकता है, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म से यही क्वेश्चन बड़े सालों से पेंडिंग है। और ये पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक विनय पिटक से अलग कैसे, विनय पिटक अभिधम पिटक से अलग कैसे। तो ये मैच द फॉलोइंग करवा कर स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। अभी के लिए आप इतना सीख गए हो, एक चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि बुद्धिस्ट संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस विनय पिटक में लिखे गए। हमें यहाँ से ये पता लगता है कि देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वीमेन। हर कोई मर्द जो था वो संघ को ज्वाइन कर सकता था। बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते तो उनको पेरेंट्स की परमिशन चाहिए थी, और मास्टर्स अगर ज्वाइन करना चाहते तो स्लेव अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको अपनी मास्टर्स की परमिशन चाहिए थी, यानी कि नौकरों को अगर ज्वाइन करना है तो उनको अपने मालिक की परमिशन लेनी थी। जो राजा के लिए काम करते हैं वो राजा की परमिशन लेंगे, और जिनको किसी का लोन या उधारी चुकानी है तो जिनसे उन्होंने लोन लिया वो उसकी परमिशन लेकर आएंगे। औरतों को अगर वो मैरिड है तो अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी होगी। मर्द और औरत जो कि संघ को ज्वाइन करते थे वो बहुत ही सिंपल ज़िंदगी बिताते थे, ज़्यादातर टाइम तक वो मेडिटेशन ही करते रहते थे ताकि उनके अंदर एक प्रकार से सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो। वो सिटीज़ जाते थे, गांव जाते थे खाने वगैरह के लिए, जिसके फिक्स आवर्स हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि कभी भी उठ के चले गए। इसलिए इनको बोला जाता था भिक्खु। ये एक प्राकृत वर्ड है भिखारी के लिए, जिसने हर चीज़ का त्याग कर दिया, रिनाउंसर। यानी कि भिखारी तो आज बोला जाता है, भिखारी इज अ ऑफेंसिव टर्म, थोड़ा सा स्लैंग है।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताया था, शुरू में कुछ कुछ ट्रेडिशन बड़े पॉजिटिव चलते हैं, आगे चलकर वो बिगड़ जाते हैं। यार देखो, ये चीज़ जब मैंने आपको बताई थी कि जो आश्रम रूल्स हुआ करते थे या फिर जो गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, मतलब ब्राह्मणिज्म में भी और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है संघ के अंदर ये भिक्खूस का कंसेप्ट पैदा हो रहा है, यानी कि मर्दों के लिए भिक्खू का कंसेप्ट और औरतों के लिए भिक्खुनी उनको कहेंगे हम लोग। इसका मतलब ये होता था आपका ना, इससे ईगो टूटता था। राजा का बेटा भी मांगने निकला है तो आज तक तो उसने कभी मांग कर खाया नहीं, और एक भिखारी का बच्चा भी, दोनों सेम टाइम पर सेम जगह पर आकर रह रहे हैं, सेम एक्टिविटीज कर रहे हैं, इससे आपका ईगो टूटता था। मांगकर खाने में राजा के बेटे को वैसी बात शर्म आएगी, क्योंकि अगर जब तक, और इसलिए उनको भिक्खू बनाया जाता था कि आप मांग कर खाओ, जिसके फिक्स आवर्स होते थे। अगर तुम अरेंज कर पाए अपना फूड तो ठीक है, वरना पूरे दिन भूखे रहो, उल्टी सीधे टाइम पे नहीं जा सकते आप। इससे होगा क्या, आज तक आपके इर्द गिर्द तो नौकर लगे रहे हैं, आप राजा के बेटे हो अगर, तो सब कुछ रेनाउंस कर आया। आप आगे देखोगे जब लेक्चर समय प्रोसीड करेंगे, कुछ कुछ राजा भी महाजनपद के छोड़कर आ गए थे और मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था गौतम बुद्ध की। अब नौकर इर्द गिर्द लगे रहते थे ऐसे आदमी के, लेकिन अब जब ऐसे आदमी को खुद मांग कर खाना है तो आप सोचो, ईगो टूटेगा इससे। एक दिन शर्माओगे, 2 दिन शर्माओगे, भूख लगेगी तो भागोगे, और वो भी सेम टाइम पे भागना है। तो जब सब लोग वही एक्टिविटी करेंगे तो आपका जो घमंड है ना कि मैं राजा था, मैं ये था, मैं वो था, ये टूटेगा उससे। और जो लेडीज थी उनको बोला जाता था भिखुरी। ये दूसरों को भी सिखाते थे और दूसरों की हेल्प करते थे, मीटिंग रखते थे, कोई भी अगर डिस्प्यूट या क्वारल है उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब या डिस्प्यूट क्वारल या कन्फ्लिक्ट होते ही क्या था, संघ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो उसको सॉल्व करने के लिए दोज हु ज्वाइन द संघ इंक्लूडेड, किसने संघ को ज्वाइन करा, ब्राह्मण भी ज्वाइन करते थे, क्षत्रिय करते थे, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टसन्स, स्लेव्स। ज़्यादातर लोगों ने आगे चलकर बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में भी लिखा, किसी किसी ने कविताएं, कहानियाँ वगैरह लिखी कि संघ के अंदर लाइफ किस प्रकार से हुआ करती थी। अब बात करते हैं मोनेस्ट्रीज की। दोनों जैना और बुद्धिस्ट मंक्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोगों को कुछ ना कुछ ज़िंदगी का ज्ञान देने। एक समय ऐसा आता था जब बारिशों के दिन चलते थे, तब इनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था, रुकने की आवश्यकता होती थी जब ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दिनों ट्रैवल करना अपने फॉलोअर्स के साथ बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इनके जो सपोर्टर्स थे वो इनके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनवाते थे गार्डन वगैरह में, यही नेचुरल केव्स वगैरह में रहते थे हिली रीजन्स में। जैसे जैसे वक्त बीता तो बड़े सारे जो सपोर्टर्स थे मंक्स और नन्स के, चाहे वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो चाहे जैनिज्म से रिलेटेड, तो उनको ये लगा कि इनको परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत है, और इसलिए एक कंसेप्ट इमर्ज होकर आया कि मोनेस्ट्रीज इनके लिए बनवाई गई, यानी कि परमानेंट शेल्टर्स हैं जो कि जगह जगह पर, जैसे जो कांवड़िया होते हैं जिनकी सोमवार के टाइम पर जब ये लोग गंगा जल लेने जाते हैं तो अलग अलग इनके लिए जो टेंट बनाए जाते हैं ना, रुकने के लिए शिविर बनाए जाते हैं। तो ऐसे एक परमानेंट मोनेस्ट्रीज बना दी गई कि बारिश के दिनों में अगर ट्रैवल करना है तो इस मोनेस्ट्री से उस मोनेस्ट्री तक एक फिक्स आपको मिलेगी, आप जाइए, आपकी सारी व्यवस्था हो गई। मैं बीइंग राजा, मैं बीइंग ट्रेडर, मैं बीइंग मर्चेंट, मैं सारी व्यवस्था का इंतजाम आपको करवा कर दूंगा, क्योंकि मैं आपकी टीचिंग्स में विश्वास करता हूँ और ये एक प्रकार से मेरी एक दक्षिणा है। तो दीज वर नोन एज विहार, इनको विहार बोला जाता था इन मोनेस्ट्रीज को। शुरू में लकड़ियों से बनाए जाते थे, बाद में ब्रिक से भी बनाए जाने लगे। कुछ कुछ पहाड़ वगैरह को काट कर शेप देकर एक पूरी केव्स की फॉर्म में बनाया गया, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र वगैरह में, जैसा कि ये आप देख सकते हो। ये देखो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर, एक पूरा केव था, हिल था, उसमें केव से काट पीट कर इसको पूरा ऐसा बना दिया गया। ये कार्ले के अंदर आपको देखने को मिलती है इमेज, महाराष्ट्र के अंदर। मंक्स और नन्स यहाँ पर रहते थे बारिश के दिनों में, या वैसे भी रुक जाते थे और इन शेल्टर्स के अंदर मेडिटेशन करते थे। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बताता है हमें, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें कहता है जिस प्रकार से नदियों का जो पानी है वो अपना नाम और आइडेंटिटी खो देता है,
जब वो एक ओशन में मिल जाता है, उसी प्रकार से वर्णा और वर्णा के हिसाब से लोगों को जो रैंक दी जाती है, जो परिवारों को जो अपना दर्जा मिलता है, औहदा मिलता है, स्थिति मिलती है समाज के अंदर, जब वो बुद्धा की टीचिंग्स को, बुद्धा को खुद और उनके संघ को और उनकी मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं, जब वो मंक या नन बन जाते हैं, तब ये सारा भेदभाव, ऊंच नीच, मर्द औरत, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन राजा, कौन अमीर, कौन गरीब, ये सारे प्रकार के ऊंच नीच के भाव खत्म हो जाते हैं जैसे ही कोई अगर बुद्धा का फॉलोअर बन जाए। यानी कि ये टेक्स्ट हमें ये बता रहा है कि बुद्धा को फॉलो करके आपकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रह जाती है, आप खुद। वेरी ऑफन जिस जमीन पर, जिस धरती पर विहार कंस्ट्रक्ट करा जाता था, वो जनरली डोनेट करा जाता था एक रिच मर्चेंट के द्वारा, या कभी कभार लैंड ओनर के द्वारा, या राजा वगैरह खुद बनवा कर देते थे मंक्स को और नन्स को। लोकल लोग जो थे वो जब उनको पता लग जाता कि बुद्धा उनके फॉलोअर्स या कोई भी नन मंक वगैरह यहाँ पर रुके हैं शिविर में या फिर ये इन मोनेस्ट्रीज के वगैरह में, तो वो खाना, कपड़ा, मेडिसिन वगैरह इनके लिए लेकर आते थे। इन रिटर्न जो ये नन्स और मंक्स थे लोगों को ज्ञान देते थे, सिखाते थे कुछ ना कुछ। जैसे जैसे वक्त ज़माना आगे बीता, बुद्धिज़्म जो था इंडिया के बाहर भी फैला, और आज के टाइम में तो इतना पॉपुलर है कि इंडिया में कम पॉपुलर है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है। आश्रम का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था जिस टाइम पर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पॉपुलर बन रहे थे, तो ब्राह्मण्स ने आश्रम्स का कंसेप्ट डेवलप करा था। यानी कि ये जो कंसेप्ट है ना, दिस इज रिलेटेड टू हिंदुज़्म। यहाँ पर आश्रम का मतलब वो नहीं है कि आश्रम में जहाँ कर रुकते हैं, मैंने बताया था आपको यहाँ पर लोग रुकते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, नहीं। ये ना जीवन में आपके जो ज़िंदगी होती है उसके चार पहलू कौन से होते हैं, ये होते हैं। आश्रम्स चार रिकॉग्नाइज करे गए हैं, एक ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मैन जो थे उनको सिंपल लाइफ बोली जाती थी, एक्सपेक्ट करी जाती थी कि वो सिंपल लाइफ बिताएंगे और वो वेदास वगैरह पढ़ाएंगे, स्पेशली ब्राह्मण्स अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में। जब वो ऐसा कर रहे हैं, यानी कि जब वो पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं मतलब कुल मिलाकर पढ़ा नहीं रहे, सॉरी, जब वो वेदास की स्टडी कर रहे हैं, जब वो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, सिंपल लाइफ बिता रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर है, तो उनको बोला जाता था दे आर लीडिंग द लाइफ ऑफ ब्रह्मचर्य। जब शादी कर और घर परिवार का जीवन बिता रहे हैं, तो उसके बाद स्टेज आती है ज़िंदगी में गृहस्थ। उसके बाद सब घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाकर मेडिटेशन करो, तो वो है वानप्रस्थ। और फाइनली हर चीज़ का त्याग करके दूसरों को ज्ञान दो जीवन का, और खुद मोक्ष की प्राप्ति करने का मतलब होता है संन्यास लेना। जो आश्रम का जो सिस्टम था वो अलाउ करता था मर्दों को कि वो ज़िंदगी के अपने कुछ साल स्पेंड करें मेडिटेशन में। जनरली विमेन उस टाइम पे अलाउड नहीं थी कि वो वेदास को स्टडी कर सकें, एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। यानी कि जैसा उनके हस्बैंड करेंगे, उनके पीछे उनकी शेडो पर्सनैलिटी बनकर वो रहेंगी, लेकिन खुद ये प्रॉपर तरीके से कि विमेन सोचे खुद वो इस आश्रम के कंसेप्ट को फॉलो कर ले, तो ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। और यही रीज़न था कि ये जो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध थे, ये क्या कहते थे हिंदुज़म के बारे में और वर्ण सिस्टम के बारे में और ये वेदास के बारे में और आश्रम सिस्टम के बारे में, कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर ऊंच नीच का भाव है, यहाँ पर फ़र्क है लोगों के बीच में, यहाँ पर लोगों को उनका दर्जा सिखाया जाता है, यहाँ पर लोगों के अंदर पाबंदी है कि तुम ये ज्वाइन कर सकते हो, ये नहीं ज्वाइन कर सकते, ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम औरत हो तो तुम ये कर सकते हो, तुम मर्द हो तो तुम ये नहीं कर सकते, या वाइस वर्सा। तो इसलिए लोगों को इस ज़माने में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से ज़्यादा प्यार था, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी बुद्धिज़्म से ज़्यादा प्यार था, क्योंकि जैना रूल्स पर वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे राइटर पूछ रहे कि आश्रम संघ की लाइफ से कैसे अलग था। ठीक है, बहुत अलग था। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि किसी को अलाउ है, किसी को अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम तो यहाँ पर फिर भी था, औरतों को अलाउड नहीं है। जब इस टाइम पर हिंदुस्तान में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये सब घटनाक्रम चल रहा था, तो दुनिया के दूसरे कोनों में क्या हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था, ज़ोरोआस्ट्रियर एक ईरानियन प्रॉफिट थे, इनकी जो टीचिंग्स थी एक बुक में लिखी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं अवेस्ता।
तो लैंग्वेज अवस्था की और जो प्रैक्टिसेस के अंदर डिस्क्राइब करी गई है वो बिल्कुल वेदास से मिलती जुलती हैं। बेसिक टीचिंग्स जो हैं ज़ोरोआस्टर की, वो उनका ये मानना था अच्छे विचार रखो, अच्छे शब्द का उच्चारण करो और अपनी हरकतें अच्छी रखो। ये इनकी बुक, जो आप अवस्था बोल लो या जैन अवस्था बोल लो, वहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, एक ऐसी ही बुक में इनका एक लाइन लिखी हुई है कि हे भगवान, सबको इतनी ताकत दो, ठीक है, कि सब लोग सच बोलें और अच्छी सोच रखें, जिससे शांति व्यवस्था बनी रखे, लोगों के बीच में प्रेम वगैरह बना रहे। ठीक है, जैसे ये वही हम लोग प्रेयर नहीं गाते थे स्कूल में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, सेम चीज़। फॉर मोर देन 1000 ईयर्स ज़ोरोआस्ट्रिज्म एक मेजर रिलीजन था ईरान के अंदर। लेटर कुछ जो ज़ोरोआस्टर थे वो ईरान से माइग्रेट कर गुजरात और महाराष्ट्र में इंडिया आए, और ये आज के टाइम में एंसेस्टर्स हैं, और आज के टाइम में ये पारसीज के नाम से जाने जाते हैं। मारो डिग्रो। हमने पूरा चैप्टर कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर करा। इसी चैप्टर की झलक और कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से लेने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर तमिलनाडु जो है उसका बुद्धिज़्म जैनिज्म का चैप्टर देख लेना, तो आपका वो कम्प्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।